नमस्कार दोस्तों, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं पृथ्वी की गतियां, अर्थ मोमेंट्स। अब देखते हैं इससे किस प्रकार प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार इससे सवाल बन सकते हैं। तो आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारी पृथ्वी की दो गतियां हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? दो गति हैं। पहली घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। इसे रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ बोलते हैं। घूर्णन गति है क्या? घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर गति कर रही है। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अक्ष क्या है। तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी कितनी स्पीड से अपने अक्ष पर गति कर रही है। तो हम पहली गति की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटा या 0.44 या 0.44 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अपने अक्ष पर घूम रही है। अब इतनी स्पीड से यह पृथ्वी चलते हुए कितने दिन में एक चक्र पूरा कर रही है, कितने समय में एक चक्र पूरा कर लेती है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये आपकी लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात लगभग 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेती है। 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेती है। तो इससे सवाल कैसे बनता है? तो सवाल अक्सर पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी स्पीड से घूम रही है, या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। जब हमारी पृथ्वी इस तरीके से रोटेशन कर रही है, अर्थात घूम रही है, मूवमेंट कर रही है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। तो हमारी पृथ्वी पर जो दिन निकलता है वो पूर्व में निकलता है और सूर्यास्त जो होता है किसी भी देश के पश्चिम में होता है। तो इस गति से हमारी पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। यदि यह गति ना होती तो हमारी पृथ्वी पर दिन रात संभव नहीं थे। जिस साइड में पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष होती उधर की साइड में दिन रहता, और जो बैक साइड थी उधर की साइड में अंधेरा होता। क्योंकि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, अपने अक्ष पर घूम रही है, जिस कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो ये तो हमारी होगी पहली गति। अब हम दूसरी गति के बारे में चर्चा कर लेते हैं या डिस्कस करते हैं। दूसरी गति क्या है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस गति को परिक्रमा गति या परिक्रमण गति कहा जाता है। अब हमारी पृथ्वी 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लगभग 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ये तो आपकी घंटे में है, या 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब ये इतनी स्पीड से घूमते हुए लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगभग एक चक्र पूरा करती है। लेकिन ये हर चौथे वर्ष आपका ये जो इतना पोर्शन है एक दिन में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हर चौथे वर्ष जो है ना, ये 366 दिन में एक चक्र पूरा करती है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष होने के कारण ही जिस वर्ष 366 दिन में होते हैं उस वर्ष फरवरी आपकी 29 दिन की होती है, और अन्य 3 वर्ष जो फरवरी होती है आपकी 28 दिन की होती है। अब इस गति से हमारी पृथ्वी पर क्या होता है? इस गति से हमारी पृथ्वी पर क्या होता है? तो इस गति से हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब ऋतु परिवर्तन हमारी पृथ्वी पर कैसे होते हैं ये बता देता हूं। ऋतु परिवर्तन होने के 2 कारण हैं। हमारी पृथ्वी, ये हमारा सूर्य, इसके चारों ओर घूम रही है। पहला कारण तो यही कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और दूसरा कारण क्या है? हमारी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। हमारी पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका होना। अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती, 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो अगर ये इस तरीके से घूमती तो ऋतु परिवर्तन नहीं थे। लेकिन अब ऐसे झुकी हुई है तो पहले इस तरीके से आती है, फिर इस तरीके से चारों तरफ रोटेट करती रहती है या मूवमेंट करती रहती है। तो कभी तो हमारी पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर आ जाता है, और कभी हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर आ जाता है, जिस कारण हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। यही सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए कि पहला कारण सूर्य के चारों ओर घूमना, और दूसरा कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। ये दोनों कंडीशन मैंने आपके सामने डिस्कस करी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं या डिस्कशन करते हैं कि ये तो हमने आपको समझाई पृथ्वी की गतियां। अब हम देखते हैं कि अपसौर या उपसौर क्या है। अपसौर उपसौर के बारे में चर्चा करते हैं या डिस्कस करते हैं। अपसौर क्या है? अपसौर क्या है? तो हम ना बताया कि अब हम डिस्कस करते हैं अपसौर और उपसौर, एपिहेलियन और पेरिहेलियन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अपसौर क्या है या उपसौर क्या है, ये बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अपसौर वह स्थिति है जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है, और उपसौर वह दूरी है या वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। कब देखते हैं? तो अपसौर जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। तो देखते हैं हम, यहां से ये हमारी दूरी है, तो इस बीच में पृथ्वी जो होती है इसकी न्यूनतम दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और इधर है हमारा
15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी की अधिकतम दूरी, सूर्य से अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन हम देखते हैं कि यह स्थिति होती कब है। तो अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। देखो हमने दिखाया आपको, इस सूर्य की किरणें कर्क रेखा के आसपास चमक रही हैं। कर्क रेखा के आसपास चमक रही हैं। क्यों? 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। लेकिन हम यहीं पर देखते हैं कि अपसौर की स्थिति जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो वह स्थिति अपसौर की स्थिति कहलाती है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा के आसपास चमकती हैं। मकर रेखा के आसपास चमकती हैं और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और आपका दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। लेकिन हम यहीं पर देखते हैं, हमने बताया कि अपसौर जब हमें पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अपसौर 4 जुलाई को होती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा के आसपास चमकती हैं और जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और इस समय हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। हमने यह भी बताया कि 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। और अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। लेकिन हम यहीं पर देखते हैं, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो जाहिर सी बात है, मान के चलो कोई भी है, अगर कहीं आग जल रही है, कोई उसके नजदीक जाएगा तो तापमान अधिक प्राप्त होगा और जब दूर जाएगा तो टेम्परेचर हमें अधिक प्राप्त हो। जब हम आग के नजदीक जाएंगे तो टेम्परेचर हमें अधिक प्राप्त होगा और जब आग से हम दूर जाएंगे तो टेम्परेचर हमें कम प्राप्त होगा। तो हम यहीं पर देखते हैं, तो 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो इस समय हमारी पृथ्वी को -7 डिग्री तापमान, 7 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग कम प्राप्त होता है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो इस समय हमारी पृथ्वी को लगभग +7 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक प्राप्त होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब अधिक प्राप्त होगा तो गर्मी भी अधिक होगी। लेकिन उस समय पर जाना हमारी पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर होता है, तो जो प्रभाव पड़ता है वो दक्षिणी ध्रुव को गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। हमारे यहां पर शीत ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो -7 डिग्री तापमान कम प्राप्त होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है, तो यहां पर ऑलरेडी 7 डिग्री सेल्सियस तापमान कम प्राप्त हो रहा है। उसके बावजूद भी तापमान 50 के आसपास पहुंच जाता है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अपसौर किसे कहते हैं और उपसौर किसे कहते हैं, किस कंडीशन में होता है। ये सारी चीजें के बारे में आपके सामने
डिस्कस करी। सवाल आपसे क्या बनता है, सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि अपस्वर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। उपस्वर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को। ठीक है। अगर भविष्य में सवाल किस हिसाब से बनता है कि उपस्वर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो शीत ऋतु होती है। या दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो ग्रीष्म ऋतु होती है। यह आपका आने वाले समय में कोई सवाल बन सकता है। या अपस्वर में 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। इस तरीके से आपका सवाल आने वाले समय में बन सकता है। और इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, जो अक्सर आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो अब हम इसमें चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं, ठीक है, कि हमने ये सूर्य है और इसके चारों ओर हमने 4 पृथ्वी बना दी। हमने बताया था कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अब हम देखते हैं, अब हम यहां दर्शा देते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कहां कहां पर ये पड़ रही हैं। तो यह है 21 मार्च की स्थिति है। इधर ये आपकी 21 जून, ये आपकी 23 सितंबर और ये आपकी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो अब हम देखते हैं, हमने बताया, हमने ये सूर्य की किरणें हम दर्शा रहे हैं कि कहां कहां पर ये पड़ती हैं। ये हमने यहां पर आपका कंप्लीट कर दिया। तो देखते हैं कि 21 मार्च की स्थिति देखते हैं, 21 जून की स्थिति देखते हैं और 23 सितंबर की देखते हैं और 22 दिसंबर की स्थिति देखते हैं कि क्या है। देखो 21 जून आपका यहां पर है और 21 मार्च आपका यहां पर है। ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो ये हमारी जो पृथ्वी है, तो यहाँ पर हमारी इक्वेटर है अर्थात भूमध्य रेखा है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और इधर हमारा साउथ पोल है। तो अब हम यहां देखते हैं कि जो इक्वेटर रेखा है, इसके उत्तर में या इसके दक्षिण में हमने बताया था, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा, मकर और कर्क। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहां पर चमकती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रही हैं। मैंने आपको दर्शाया है, देखो ये भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रही हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रही हैं। अगर हम इस बोर्ड को इस तरीके से कर देते हैं और सूर्य के बीच में रख देते, चारों तरफ हमारी पृथ्वी आ जाएगी अर्थात सूर्य के चारों ओर ये घूम रही है। तो 21 मार्च को हमारी सूर्य किरणें कहां है, भूमध्य रेखा पर, आपकी भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर रेखा पर लंबवत चमक रही हैं। तो जिस कारण दोनों गोलार्धों में दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। क्योंकि पृथ्वी को 0 डिग्री भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो जिस कारण दोनों गोलार्धों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। अब यहीं पर हम
देखते हैं कि जब हम इस भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे, यह आपको पहले समझा चुके हैं कि इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जैसा हम इसके उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में कर्क रेखा तक, तो मार्च के बाद आएगा आपका अप्रैल, फिर आएगा मई और फिर आएगा आपका जून, आपका आएगा जून। तो ये हमारे 3 महीने हो गए, हमारे 3 महीने हो गए। अर्थात यहां से और यहां तक पहुंचने में, मतलब कर्क रेखा तक पहुंचने में, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक पहुंचने में हमें कितना समय लगा? 3 महीने लगे। तो जब हमारा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकी तो अब क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हुआ और सबसे छोटी रात हुई, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात हुई। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात हुई और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात हुई। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब हुआ? 21 जून को हुआ और सबसे छोटा दिन, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात हुई। लेकिन यहीं पर अब हम चलते हैं कि 21 जून के बाद फिर हमारी जो पृथ्वी है कहां पर पहुंची? भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत चमक रही हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं, अर्थात हम यहां पर थे, यहां से फिर हम नीचे को, हमारा सूरज नीचे चलना स्टार्ट हो गया, अर्थात भूमध्य रेखा की ओर चलना आरंभ हो गया। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा से कभी भी उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा से कभी उत्तर में, ना ही मकर रेखा से कभी दक्षिण में लंबवत चमकती हैं। ठीक है, कभी नहीं चमकती, यहीं पर जो चमकती हैं। ठीक है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हमने बताया आपको कि भूमध्य रेखा पर हमारा सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं। कहां पर? ये यहां पर हमारी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रही है। किस तारीख को? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हमने आपको अभी बताया है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यही कारण है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रही हैं तो दोनों गोलार्धों में बराबर दिन होगा और बराबर रात होगी, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। तो सेम कंडीशन हो गई। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या हुआ? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। लेकिन अभी हम बता रहे थे 21 जून के बाद आया अप्रैल, मई, तो हमने बताया आपको कि 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, हमें कितना टाइम हुआ? 3 महीने। हमने आपको बताया कि 3 महीने यहां तक पहुंचने में लगा, 3 महीने हमें यहां नीचे उतरने में लगे, 3 महीने ऊपर पहुंचने में और 3 महीने नीचे पहुंचने में हमें लगे, भूमध्य रेखा तक पहुंचने में। तो यहां से 21 मार्च से 21 जून तक 3 महीने लगे, 21 जून से 23 सितंबर तक हमें 3 महीने लगे। अब यहीं से हम देखते हैं कि सूरज अभी तक तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में था, अब हम देखते हैं भूमध्य रेखा से यह दक्षिणी गोलार्ध में जाना स्टार्ट हो जाता है 23 सितंबर के बाद। तो 23 सितंबर के बाद हमारा सूर्य कहां? दक्षिणी गोलार्ध में जाना स्टार्ट हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है, और ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहां पर भी हमें 3 महीने का समय लगा भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक पहुंचने में, अर्थात भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक पहुंचने में हमें कितना समय लगा? 3 महीने का समय लगा 22 दिसंबर को। अब हमारा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है और मकर रेखा पर इसकी किरणें लंबवत चमक रही हैं, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, और क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी।
सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी, और यहां पर शीत ऋतु होगी। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध के विपरीत। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा 22 दिसंबर को और सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, और हमने बताया उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को और सबसे लंबी रात होगी। अब यहीं से हम चलते हैं। ठीक है, हमारी जो सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमक रही हैं, यहीं से जना सूर्य फिर उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है, उत्तरी भूमध्य रेखा की ओर चलना आरंभ कर देता है। तो जब यहां से यहां तक पहुंचने में इसे 3 महीने का समय लगा, तो यहां से फिर वापस जाने में भी इसे 3 महीने का समय लगेगा। तो दिसंबर के बाद आपका आता है जनवरी, फरवरी और मार्च। कितना समय हुआ? 3 महीने। 3 महीने। फिर सूरज की किरणें कहां पर गई? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च को फिर भूमध्य रेखा पर पहुंच गई। तो अब क्या होगा? फिर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। अभी तो मैंने आपको इस तरीके से समझाया, लेकिन अभी मैं आपको एक तरीके से और समझाना चाहता हूं। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये 21 मार्च की पोजीशन है। अगर देखना चाहे तो आप ये 21 मार्च, ये हमारा सूर्य है, ये 21 मार्च की पोजीशन है। ठीक है, अब हमारा सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चलना आरंभ हुआ। हमारी पृथ्वी क्यों? हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। तो अब हम इस तरीके से चले, हमारा पृथ्वी इस तरीके से चली सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए। अब ये स्थिति है, ये स्थिति हमारी कौन सी है? यह स्थिति हमारी ये है 21 जून की। तो 21 जून को हमने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे लंबी रात होगी। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। लेकिन फिर ये पृथ्वी रोटेट कर ही रही है, यहां पर आई। तो देख सकते हैं आप, ये कौन सी स्थिति आई? 23 सितंबर की। 23 सितंबर की स्थिति है। तो इस समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रही हैं, जिस कारण दोनों गोलार्धों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात और ऋतुएं समान होंगी। फिर हमारा पृथ्वी ऐसे ही रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो यहां पर आई। यहां पर आप कौन सी स्थिति हो गई? आप देख सकते हो, ये 22 दिसंबर की स्थिति है। कौन सी है? 22 दिसंबर की स्थिति है। अब क्या है? हमारा सूर्य पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर है, तो जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में हमारा सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमक रही है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात और ग्रीष्म ऋतु। लेकिन इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात और शीत ऋतु होगी। लेकिन फिर हमारी पृथ्वी इस तरीके से बढ़ी, फिर ये आपकी 21 मार्च की स्थिति में आ गई। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी चारों ओर रोटेट कर रही है। लेकिन एक बात यहीं पर एक सवाल और बनता है। क्या सवाल है? कि हमने बताया 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में अक्सर व्यक्ति कह देते हैं कि 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन है, 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, लगभग सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर जो है ना, जस्ट ही गुजरी है और 25 दिसंबर की बात हम कर रहे हैं। तो क्यों कहते हैं, इसे भी हम बता देते हैं। क्योंकि 25 दिसंबर को एक त्योहार मनाया जाता है, क्रिसमस डे। ईसाइयों का एक त्योहार है जो मनाया जाता है। ठीक है, जिस कारण उनका एकमात्र त्योहार है, इसलिए जनाब वे व्यक्ति उस दिन को अपना सबसे बड़ा दिन बताते हैं, उस दिन को अपना सबसे बड़ा दिन बताते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तो हमारी ग्रीष्म ऋतु है ही है, वहां पर तो लंबा दिन होगा ही। अब ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या पूछा गया? सवाल है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे क्या ग्रीष्म ऋतु में मनाया जा सकता है? तो मनाया जाता है। कहां? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ये इसका आंसर है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। अब सवाल हम यही देखते हैं कि सवाल इससे बनते कैसे हैं। सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 मार्च को, सॉरी 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। फिर यहीं पर सवाल बनता है
कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। फिर यहीं पर सवाल बनता है कि दिन रात कब बराबर होते हैं। दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन या दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन कब होता है। ठीक है, अब यहीं पर बिल्कुल स्पष्ट मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, मैंने अभी आपसे बताया कि 21 मार्च के बाद हमारा सूर्य ऊपर आ रहा है, अर्थात कर्क रेखा तक पहुंच रहा है। 21 मार्च से 21 जून तक कर्क रेखा तक पहुंच रहा है। तो कितना समय लगा? 3 महीने। और फिर 21 जून से 23 सितंबर तक सूर्य को पहुंचने में कितना समय लगा? 3 महीने। अब यहां पर मैं बता सकता हूं कि 3 महीने कर्क रेखा तक पहुंचने में लगे और 3 महीने कर्क रेखा से फिर भूमध्य रेखा तक पहुंचने में समय लगा। तो इस समय 21 मार्च से और आपका 23 सितंबर तक, 21 मार्च से आपका 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहा, अर्थात उत्तरी ध्रुवों पर चमका। तो जिस कारण उत्तरी ध्रुवों पर तो 6 महीने का दिन हो गया और दक्षिणी ध्रुवों पर हो गई 6 महीने की रात। उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने की रात। फिर मैंने बताया कि 23 सितंबर से सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में जाने आरंभ हो जाती हैं और कब तक रहती हैं? 22 दिसंबर तक मकर रेखा पर पहुंचती हैं। फिर 22 दिसंबर के बाद ये उत्तर में चलनी स्टार्ट हो जाती है, भूमध्य रेखा तक कब पहुंचती हैं? 21 मार्च तक। तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 23 सितंबर से 21 मार्च तक ये आपके 6 महीने हुए थे, 6 महीने। और 21 मार्च से 23 सितंबर तक यहां भी आपके 6 महीने। 6 महीने क्यों? 3 महीने नीचे पहुंचने, कर्क रेखा तक पहुंचने में लगे और 3 महीने फिर आपके भूमध्य रेखा तक पहुंचने में लगे। अर्थात सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का समय लगा। इस समय हमारी पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, इस समय हमारी पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर रहा, जिस कारण दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने की रात हुई। अब यहीं पर एक सवाल और बनता है कि वैज्ञानिक अंटार्कटिका पर शोध के लिए कब जाते हैं। वैज्ञानिक अंटार्कटिका पर शोध के लिए कब जाते हैं? कई बार सवाल पूछा भी गया है। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया है? सवाल ये पूछा गया है कि अंटार्कटिका पर भारतीय शोध केंद्र कौन कौन से हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं आपके कि वैज्ञानिक कब जाते हैं। तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक हमारा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है और दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है। इसी समय जो है ना आपके दिसंबर, जनवरी के महीने में वैज्ञानिक अंटार्कटिका पर जाते हैं शोध करने के लिए। और वहां पर भारतीय केंद्र जो है, शोध केंद्र है आपका दक्षिण गंगोत्री और आपका मैत्री और आपका भारती। दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, अब यहीं पर हम बता रहे हैं आपसे कि सवाल आप इसमें इस तरीके से पूछा था कौन कौन से शोध केंद्र हैं, इनमें से आपका सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन आपका एग्जाम में पीछे सवाल बना है, आर में सवाल पूछा गया है कि दक्षिणी अंटार्कटिका पर इनमें से कौन सा शोध केंद्र नष्ट हो गया है। इनमें से कौन सा शोध केंद्र नष्ट हो गया है? तो इनमें से दक्षिण गंगोत्री ये बर्फ में तब्दील हो गया है, बर्फ में तब्दील हो गया है। तो अब कौन से बचे? मैत्री और भारती एक्टिव हैं। सवाल ये बना है कि उन्होंने ए रख दिया दक्षिण गंगोत्री मैत्री, बी रख दिया मैत्री भारती दक्षिण गंगोत्री, सी रख दिया मैत्री भारती और डी रख दिया इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से सवाल आपका पूछा गया है। तो मैंने आपको सभी सारी कंडीशन इसमें समझाई है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, उत्तरी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन कब होता है, रात कब होती है, ये सारी कंडीशन हमने आपको इस वीडियो में डिस्कस करी।
अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें सारे ऐसा कोई पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है कि किसी एग्जाम में अगर यहां से सवाल आता है कि आपका बच है, आपका सवाल मिलेगा, 100% मिलेगा। चाहे आपका पैट का हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस का हो, चाहे आपका वीडियो का हो, चाहे तुम्हारा एसएससी का हो, चाहे तुम्हारा वीडियो का हो, कोई सा भी एग्जाम हो तुम्हारा आपका सवाल मिलेगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।